तो महाराष्ट्र में भी सियासत गरमाई हुई है। आज नवाब मलिक को एक तरफ उनकी रिहाई खत्म हो रही है रिमांड की, और दूसरी तरफ हमने देखा कि आज असेंबली का पहला दिन था। असेंबली के अंदर और बाहर भी काफी हंगामा हुआ। देवेंद्र फडणवीस नवाब मलिक के मामले पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक जब कसूरवार हैं तो उन्हें अपने ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन यह सरकार उन्हें उनके ओहदे से नहीं हटा रही है। बीजेपी में काफी नाराजगी है। बीजेपी को एक मौका जरूर मिल गया है सियासत करने का। और क्या कुछ यूपी में चल रहा है, सीधे हम यूपी में आज छठे मरहले के तहत पोलिंग हो रही है 10 अजला की 57 सीटों पर। इस पर हम नजर डालते हैं। आज का यह मरहला बहुत अहम है। 12 बज चुका है, सुबह 7 बजे से ही पोलिंग हो रही है, यानी 5 घंटे पोलिंग के मुकम्मल हो चुके हैं। शुरुआती 4 घंटों में क्या कुछ पोलिंग फीसद रही वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आज का यह मरहला समाजवादी पार्टी, बीजेपी और तमाम पार्टियों के लिए अहम है। बीजेपी के लिए इस वजह से अहम हो जाता है क्योंकि 2017 में बीजेपी ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था, और यह मरहला इस वजह से भी अहम है क्योंकि वजीर आला योगी आदित्यनाथ के गढ़ में ही आज पोलिंग हो रही है। गोरखपुर की 10 की 10 सीटों पर आज लोग वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ इस वक्त जो है बीजेपी स्पोक्स पर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी और पॉलिटिकल एनालिस्ट ऋषि मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। दोनों का खैर मकदम है। ऋषि मिश्रा जी, पूर्वांचल खित्ते में वोटिंग हो रही है, ऐसे में चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे राजपूत हो, चाहे कुर्मी हो, दलित हो या मुस्लिम तबका हो, तमाम तर कास्ट, तमाम तर तबके जो है यहाँ पर मौजूद है और सबका अहम अहम रोल है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि बीजेपी का क्या वैसा ही जो पहले परफॉर्मेंस में हमने देखा था पहले इलेक्शंस में, वैसा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, या फिर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का जो दम है वो इस बार ज्यादा जोर से बोल रहा है, जो आज उनकी आवाज भी जो है अभी इस मरहले तक पहुंचते पहुंचते कैंपेनिंग में बैठी हुई नजर आई, लेकिन उसका असर रैलियों में दिख रहा है। क्या वो कैश हो पाएगा फिर 10 मार्च को? देखिए, पूर्वांचल की बात करें तो 3 लोगों पे इस चुनाव में नजर आएगा। बाकी दो चरणों का जो चुनाव, आज एक चरण सेकेंड लास्ट चरण का चुनाव हो रहा है, उसके बाद एक लास्ट फेज और बचेंगे। इन 2 चरणों में पूर्वांचल के अधिकतर एरिया आते हैं, और इन चरणों में 2 से 3 नेताओं पे हम सबका नजर रहेगा। पहला तो संजय निषाद जो है, जो गोरखपुर बेल्ट से आते हैं, गोरखपुर के आसपास उनका एक अच्छा खासा प्रभाव है। दूसरा ओम प्रकाश राजभर पे हम लोगों का नजर है कि क्या ओम प्रकाश राजभर अपने समाज के, अपने जाति के लोगों को का वोट जो है समाजवादी पार्टी को दिला पाते हैं। कितना 2017 में जो पर्सपेक्टिव बीजेपी का था, यदि राजभर समुदाय की बात करें तो उसमें कितना डेंट लगा पाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल को लेकर रहेगा। कृष्णा पटेल अपनी बेटी को कितना नुकसान पहुंचा पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे माँ और बेटी के बीच ही लड़ाई है। समाज के कौन बड़े नेता हैं, या अनुप्रिया पटेल है या कृष्णा पटेल है, इसकी लड़ाई है जी। ये तीनों समाज पे आपको नजर बना कर रखना होगा, क्योंकि ये तीनों जो है गैर ज्यादा इसी है। यदि मुझे 2 सेकंड देंगे तो मैं आपको थोड़ा विस्तृत बताना चाहूंगा। जिस प्रकार से संजय निषाद को 16 सीटें बीजेपी ने दी, 10 संजय निषाद के सिंबल पर लड़ रहे हैं, यानी पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं, और 6 जो है बीजेपी के सिंबल पे निषाद पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। सवाल ये इनके स्ट्रेटजी पे कि निषाद पार्टी होने के बावजूद 16 में से सिर्फ 4 निषादों को टिकट दिया है। वही तुलनात्मक तो समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल में खासकर इन बेल्टों में चिड़िया गोरखपुर वाले बेल्ट में 10 निषादों को टिकट दिया है। तो निषाद समाज के वोटों में, और देखिए गोरखपुर की राजनीति को समझेंगे, और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है, जो नेशनल मीडिया में नहीं दिखाई जा रही है, गोरखपुर में गोरखपुर शहर छोड़ के बाकी सीटों पे इस बार कांटे की लड़ाई है। और गोरखपुर शहर की भी बात करें तो पिछले 2017 में जो भाजपा प्रत्याशी अग्रवाल साहब, वो 60,000 के अपने माध्यम से चुनाव जीते थे। तो सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ मार्जिन को क्रॉस करते हैं या नहीं जी। बिल्कुल, ये बहुत अहम हो जाता है कि 2017 की जो कारकर्दगी बीजेपी की थी, बहुत शानदार कारकर्दगी थी, नतीजे भी बीजेपी के हक में आए थे। क्या 2017 वाली कारकर्दगी बीजेपी फिर से दोहरा पाएगी या कोई बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? इस पर भी हम ऋषि मिश्रा जी बात करेंगे, और बहुत तफसील से आपने
तमाम चीजें छठे मरहले के बारे में और गोरखपुर के बारे में बताई, इस पर भी हम आगे बात करेंगे। मेरे साथ एक और खास मेहमान अंशु अवस्थी साहब, जो कि कांग्रेस के तर्जुमान है, वो भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। अंशु अवस्थी जी, सर आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपके पास आना चाहूंगा। शुभेंदु जी, क्योंकि 2017 आपके लिए और बीजेपी के लिए बहुत शानदार रहा था। 57 सीटों में से 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी के हक में गई थी। गोरखपुर को आपने क्लीन स्वीप किया था, बल्कि यह कहें कि जो छठा फेज था, छठा मरहला, वो पूरी तरह से बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। क्या आपको लग रहा है कि 2017 वाली जो कारकर्दगी है वही फिर से आप दोहराने जा रहे हो, और अगर दोहराने जा रहे हो तो उसके पीछे वजह क्या है? दो चीजों को लेके हम आपको बताना चाहता हूं। पहला यह है कि जब हमने लास्ट टाइम क्लीन स्वीप किया था, उस समय पर हम उतने मजबूत नहीं थे जितने आज मजबूत हैं। आप देखिए, उस समय पर जो चुनाव लड़ा गया था, कांग्रेस अलग से चुनाव नहीं लड़ रही थी, उसका वोट इनके सपा के साथ जुड़ा हुआ था। और उसके बाद भी जो 2019 का भी चुनाव हुआ, उसमें भी बसपा और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा, और इन दोनों के समय पर हम बहुत अच्छे तरीके से निकले हैं। और हमारा मानना है कि जब हम 2017 में आए थे, तब लोग हमारे को जानते नहीं थे। हमने लगातार 5 साल काम किया है। योगी जी को तो उस वक्त भी लोग जानते थे। योगी जी तो लगातार गोरखपुर से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के गवर्नेंस की बात कर रहा हूं हम। भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को तो सभी लोग जानते थे, वहां के लोकल लोग जानते थे। हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोग ना जानते हों, पर जो हमने 5 साल गवर्नेंस किया, और फिर ये जो 2 साल 2.5 साल का कोविड पीरियड रहा, उसमें हमारा विपक्ष बिल्कुल सो गया था, बैठ गया था। एक विजिट भी, मैं तो कहता हूं इस पूरे 4 साल में एक विजिट भी राहुल गांधी जी की या प्रियंका गांधी जी की या कांग्रेस के कोई और नेता की उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। लेकिन सर, कोविड के दौर में तो जो हालत, सिचुएशन यूपी की भी दिखी, और खासतौर से इस एरिया की जहां पर आज इस फेज में वोटिंग हो रही है, उसको लेकर तो पहले तो यूपी सरकार पर ही सवाल उठेंगे। नेशनल लेवल से दिल्ली से कौन आ रहा है, तो वो तो बाद में बात होगी ना। सवाल उठाना और फेस करना दोनों बहुत अलग बातें हैं। ये वैश्विक बीमारी थी, पूरे विश्व की हालत क्या हो गई थी, और इटली की क्या हो गई थी, और अमेरिका की क्या हो गई थी। तो आप कम से कम लाशें मिली थी गंगा किनारे। जब ये समस्या आई, ऑक्सीजन की कमी, मुनज्जा जी कह रहा हूं, जब ये समस्या आई, तब एक बार भी अखिलेश यादव जी, जयंत जी और कोई भी जो नेता आए जो आज बातें कर रहे हैं बड़े बड़े, साढ़े 4 साल तक सो रहे थे। योगी जी और मोदी जी दोनों लोगों ने पूरे 2-2.5 साल भोजन दिया है उनको, महीने में 2 बार। और जब वैक्सीन लगाने की बात आई थी, तब यही अखिलेश यादव अपने घर पे बैठ के ये कह रहे थे कि बीजेपी की वैक्सीन है, इसको लगाना। लेकिन अभी तो वैक्सीन को लेकर तो आप भी इस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं कि मानो वैक्सीन न दिया हो, कोई एहसान कर दिया हो। बिल्कुल एहसान किया। आप मुनज्जा जी आज समझिए, 175 करोड़ लोगों को भारत में वैक्सीनेशन देने के बाद हम आज कंफर्टेबल पोजीशन पे आ गए हैं। तो ये सर्विस है सर, ये प्रोवाइड करना है, हर एक गवर्नमेंट ने किया है। नहीं, ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। एहसान क्या किया इसमें अवस्थी जी? ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। और आप मिसाल अखिलेश यादव की देते हैं, आप मिसाल राहुल गांधी की क्यों नहीं देते हैं? जब राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार अगर यहां पर पहले से अलर्ट नहीं रहेगी तो सुनामी आएगी, राहुल गांधी की बात आपने नहीं मानी, आप अखिलेश यादव की बार बार तस्करा करते हैं। मैं उसी पर जवाब दे रहा हूं। जब पहले कभी जब राहुल गांधी की सरकारें हुआ करती थी, उनकी कांग्रेस की सरकार होती थी, ऋषि मिश्रा जी आ रहा हूं जी। नहीं, उस समय पर बीमारी आने के, ये माफी मांगे, बीजेपी प्रवक्ता माफी मांगे के बाद 130 करोड़ देशवासियों का आज अपमान किया है। सरकार की जिम्मेवारी होती है अपने लोगों की सुरक्षा करना, और आपने एहसान शब्दों का इस्तेमाल करके 130 करोड़ देशवासियों का अपमान किया है। तब मैं नहीं बोला। नहीं, आपने अपमान किया, आप माफी मांगिएगा पहले, बोलने से पहले माफी मांगिएगा। आप बोलिए, मेरे को इस बिल्कुल माफी मांगना होगा आपको। नहीं आता है,
डिबेट नहीं, आप हमें गाली देंगे क्या? आप 130 करोड़ देशवासियों को गाली देंगे क्या? नहीं, आपने ठेस पहुंचाया है, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। अवस्थी जी, सिंपल सी बात है, वैक्सीन जो है हर कंट्री में दी गई, लेकिन एहसान तो किसी ने नहीं जताया और खासतौर से उस पर वोट तो नहीं मांगे जा रहे हैं। इतनी सी बात है। अवस्थी जी यहाँ ये भी कह देंगे कि यूक्रेन से जो स्टूडेंट को ला रहे हैं तो सरकार एहसान कर रही है ना अवस्थी जी? गलत बातें बोले जा रहे हैं। तो कैंपेनिंग में उसकी भी तो बात हुई है। बोल लीजिए फिर मेरे चलिए ठीक है अवस्थी जी, ठीक है अवस्थी जी जवाब दे रहे हैं, सारे लोग सुन लीजिए। ठीक है जी अवस्थी जी जवाब दीजिए। आपने कभी इससे पहले इतने बड़े हैजा से लेके इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हुई और उस समय पर जो सरकारें थी वो क्या कहती थी कि भैया ये तो बीमारी है, लोग मरेंगे ही, कोई कोशिश नहीं करी गई। और समझ लो जब बीमारी आती थी उसके 20 साल बाद अमेरिका में वैक्सीनेशन होता था, भारत में 20 साल बाद होता था। यदि अमेरिका में कोविड का 16 दिसंबर को वैक्सीनेशन लगा है तो 14 जनवरी को भारत में भी चालू हो गया। इसको भी आप नहीं मानेंगे, इसको भी परफॉर्मेंस नहीं मानेंगे देश की। और उसके बाद ये विपक्ष का विरोध हमारे समाज में, सबको ये फैलाना भ्रम कि इस वैक्सीन को लगाने में आप मर सकते हो, विपक्ष ने कोई सहयोग नहीं किया। आप कह रहे हो कि राहुल गांधी जी ने कहा सुनामी आएगी, आप देख लो मास स्प्रेडर बना था राहुल सर। गांधी ने ये कहा था कि वैक्सीन सर आप कोविड के दौर की बात कर रहे हैं तो कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ मास स्प्रेडर बना था बिल्कुल। आप ग्लोबल लेवल पर उससे इंडिया की छवि खराब हुई थी। बिल्कुल नहीं, मैं आपको कहता हूं कुंभ, केरला, आप ये जो आस्था का विषय है उनको हम लोग मना कर सकते हैं, पाबंदियों को लगा सकते हैं, फिर भी लोग नहीं मानते हैं तो गृह युद्ध नहीं कराना है। आपने बताइए ना रील क्यों बनाई थी और कोर्ट ने क्यों स्टेटमेंट दिया था केरला में, फिर केरला में फैला कि नहीं फैला? मैं ऑक्सीजन की कमी वहां नहीं हुई थी। सरकारें चाहे केंद्र की सरकार हो, ऑक्सीजन की कमी वहां नहीं हुई थी, वहां पर कंट्रोल नहीं होता, दरिया के किनारे लाशें नहीं मिली। दरिया के किनारे चलिए ठीक है इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अंशु अवस्थी जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उन्हें भी डिबेट में जोड़ लेते हैं, चर्चा में जोड़ लेते हैं। ठीक है जी अवस्थी जी हम आपके पास आएंगे, लेकिन अंशु अवस्थी जी बहुत देर से वेट करें। अंशु अवस्थी जी छठे मरहले तक पहुंच चुके हैं, मतलब अब यूपी का चुनाव एक और फेज रह गया, उसके बाद यूपी के चुनाव मुकम्मल हो जाएंगे। कांग्रेस के लिए इस बार क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? क्योंकि 2017 में कांग्रेस की जो कारकर्दगी रही थी, पूरे जो नतीजे रहे थे बहुत मायूसकुन रहे थे। प्रियंका गांधी इस बार मैदान में है, यानी कांग्रेस के साथ एक बहुत बड़ा चेहरा गांधी फैमिली का जुड़ा हुआ है। प्रियंका अगर यह हार होती है, जाहिर सी बात है सीधे सीधे प्रियंका गांधी के सर जाएगी, और जीत होती तो वो भी उन्हीं के सर जाएगी। तो इस बार कांग्रेस के पास एक तरह से खोने को तो कुछ नहीं, लेकिन पाने को बहुत कुछ है। अंशु अवस्थी जी। बिल्कुल अमूर जी, आप देखें कि लोकतंत्र की यही एक खूबसूरती है कि हर बार वो एक नया अवसर लेकर आता है और जो भी कमियां रहती हैं उनको सुधार करके इस चुनाव में और अच्छे से जाने का मौका देता है। 2022 का जो चुनाव है, दरअसल वो उत्तर प्रदेश में सिर्फ बदलाव का चुनाव नहीं है, राजनीति की जो मूल भावना है, उस जो मूल भावना ये है कि राजनीति में लोग राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा करने के लिए आते हैं, सरकारें लोक कल्याण के लिए बनती हैं, लोगों की प्रशस्ति और समृद्धि और आगे ले जाने के लिए बढ़ती, देश के विकास के लिए बनती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो 5 साल का उत्तर प्रदेश का कार्यकाल है और उसके साथ में 7.5-8 साल का केंद्र सरकार का डबल इंजन की सरकार में जो आप अगर उठाकर देखें तो इन सभी विषयों पर भाजपा की सरकार असफल है, फेल है। आप रोजगार के मुद्दे पर उठाकर देखें तो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, और बेरोजगारी सिर्फ ऐसे नहीं। जी वो बात ठीक है कि अब लोग बेरोजगारी के मुद्दे को ऊपर मानते हैं या फिर सुरक्षा के मुद्दे को ऊपर मानते हैं, वो 10 मार्च को तो साफ हो जाएगा। लेकिन ये बता दीजिए कि कांग्रेस हमें कहां मिलेगी 10 मार्च के बाद? मैं बिल्कुल वहीं पे आ रहा हूं, जो आपका सवाल है मैं वहीं पहुंच रहा हूं। तो सवाल ये है कि नौजवान नौकरियां खाली पड़ी रही, सड़कों पर उतरकर रोजगार मांगता रहा और सरकार उनको पिटवाती रही, जेल भेजती रही। उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सबसे खराब हो गई और कोविड और वैक्सीन की बात हो रही है। नीति आयोग कहता है, केंद्र सरकार बीजेपी है,
नीति आयोग कहता है कि हेल्थ में उत्तर प्रदेश सबसे फिसड्डी राज्य बन चुका है, सबसे नीचे पहुंच चुका है। चलिए इस पर के नेता मंचों से ठीक है अवस्थी जी से हम इस पर जवाब लेंगे। सीधे बस्ती का रुख कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हफीजुर रहमान हमारे साथ राजतौर पर बस्ती से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ वोटर्स का रुझान है यहाँ पर? हफीजुर रहमान, बस्ती में 12 बजे तक वोटिंग जो परसेंटेज है वो क्या कुछ है और लोगों में क्या जोशो खरोश है बस्ती वालों में? तो सुबह के टाइम स्लो उठता, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह टाइम बढ़ता गया, लगभग 11 बजे तक 24% से ज्यादा वोटिंग यहाँ पे पोल। इस तरह से लगता है कि लोगों के अंदर उत्साह है। 24% से ज्यादा वोटिंग यहाँ पे पोल। इस तरह से लगता है कि लोगों के अंदर उत्साह है और इस बार जागरूक हैं। बड़े पैमाने पर लोग घर से निकल रहे हैं, अपने वोटिंग के लिए बूथों तक जा रहे हैं। इसके अलावा जो है अभी वोटिंग जो है इस वक्त थोड़ा स्लो हुई है, चूंकि दोपहर का टाइम है ये, और जिस तरह शाम होगी धीरे धीरे फिर वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी और उम्मीद जताई जा रही है कि परसेंटेज बहुत अच्छी होगी जी। हफीजुर रहमान, बस्ती के लोगों की अगर बात करें, वेस्टर्न माफ कीजिएगा ईस्टर्न पूर्वांचल का एक पिछड़ा हुआ पूरा ये इलाका माना जाता है। यहाँ पर लोगों के क्या कुछ मुद्दे हैं? पिछले 5 सालों में जो लोगों के इश्यूज थे उन पर कितना काम हुआ है? आपके पीछे अगर कुछ लोग हों जो वोट करने के लिए पहुंचे हैं, उनसे भी इस पर बात कीजिए कि क्या किन किन इश्यूज को जहन में रखकर आज वोट करने के लिए लोग निकल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आपको बता दें यहाँ का जो मेन मुद्दा है, जैसे यहाँ पे गरीबी है, थोड़ा पिछड़ा इलाका है, लेकिन राजनीतिक तौर पर यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत परिपक्व हैं। पूर्वांचल को नेताओं की एक वो मानी जाती है। तो यहाँ के जो मेन मुद्दे हैं वो है, जैसे बाढ़ आती है, बड़े पैमाने पर छोटे किसान हैं यहाँ, उनका नुकसान होता है। इंडस्ट्री के नाम पर कुछ नहीं है, रोजगार के लिए लोगों को प्लान करना पड़ता है। इसलिए इसके अलावा गन्ना चीनी मिल का मामला है, वाल्टरगंज में वो चीनी मिल बंद पड़ी है, वहाँ पे 50 करोड़ किसानों का और कर्मचारियों को बकाया है। तो कुल मिलाकर ये मुद्दे मेन यहाँ पे हैं जिनको सोचकर लोग वोट कर रहे हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मुद्दे हैं, किन आधार पर लोग वोट करते हैं। तो आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिलाष। क्या सोच के आप लोग वोट कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। बस्ती को अगर देखा जाए, बस्ती को देखा जाए तो यहाँ क्या है, क्या लगता है? बस्ती में बहुत सारे मुद्दे, बेरोजगारी भी है और तमाम मुद्दे हैं। एक मिल भी बंद पड़ी हुई है, किसानों का मुद्दा, ये सांड जो है छोड़े गए हैं, इसका भी मुद्दा है। लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा सबसे बड़ा है। इस बार राष्ट्रवाद को देखते हैं। एक लोग और हमारे साथ हैं। आपका क्या नाम है? हमारा नाम है बालकृष्ण शुक्ला। क्या सोच के आप वोट करने आए हैं? क्या मुद्दे? बेरोजगारी, महंगाई, विकास, वो ये मुद्दे हैं। मतलब रोजगार मिल जाएगा तो आदमी हर चीज कमा के खा पा जाएगा, मकान भी बनवा लेगा, अनाज भी पा जाएगा। तो बस्ती में देखा जाए तो क्या अहम चीजें हैं जो मतलब होनी चाहिए यहाँ, जैसे बहुत पिछड़ा इलाका माना जाता है? बस्ती में जैसे कि शुगर मिल बंद पड़ी है, वो खुल जाए, वहाँ कुछ रोजगार हो जाएगा लोगों का। और तमाम सड़कें खराब पड़ी हुई हैं, जैसे पचपेड़िया मार्ग हुआ, गड़गड़िया मार्ग हुआ, ये सब अभी तक खराबी है, बनी नहीं, 5 साल बीत गया। तो मैं यही चाहता हूँ कि इसका फिर से परिवर्तन हो, नई सरकार आए, इससे अच्छा कार्य हो। तो हमारे साथ कुछ लोग थे जिनका मानना है कि पूर्वांचल यहाँ बस्ती जिला वो पिछड़ा है, यहाँ रोजगार के लिए उतने साधन नहीं है, तो इनको रोजगार चाहिए ताकि घर पे रहें, इनको पलायन न करना पड़े, यहीं पे काम मिल जाएगी। बिल्कुल, तो लोगों के अपने अपने बहुत से मसाइल हैं जिन्हें जहन में रखकर आज लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। हफीजुर रहमान, बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा से आपसे जुड़ेंगे और बस्ती की वोटिंग के बारे में और आज किस तरह का लोगों में जोशो खरोश है उस पर दोबारा से हम आपसे अपडेट लेंगे और बात करते रहेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषि मिश्रा जी हैं, अंशु अवस्थी जी हैं और इसके अलावा शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब बीजेपी से हमारे साथ सभी लोग जुड़े हुए हैं। बहुत छोटा सा मुनाज़ा यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारी ये कवरेज लगातार जारी रहेगा।